New set of quiz questions. This is basically going to be about pre-constitutional acts. यानी कि भारत का संविधान बनने के पहले हमें पता है कि जब ब्रिटिश राज था भारत में काफी एक्ट्स बनी थी, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम उन एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक यूज कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो उसमें आपने देखा होगा पहले चैप्टर में भी इन एक्ट्स पे काफी फोकस दिया गया है। द रीजन और द पर्पस फॉर रीडिंग अबाउट दीज एक्ट्स इज टू फोल्ड। वन इज ऑफ कोर्स फ्रॉम अ फैक्चुअल पर्सपेक्टिव। आपको एक वो ट्रेसिंग ऑफ हिस्ट्री हो जाती है इससे, और पता रहना चाहिए कि कौन कब गवर्नर जनरल था, कौन सुप्रीम कोर्ट कब सेटअप हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका रीजन ये भी है कि इससे आपको काफी मदद मिलती है करंट परिवेश को समझने में, या जस्ट टू अंडरस्टैंड वेयर our laws are coming from and how they have evolved. Because with anything, what is the purpose of studying something like history? A lot of people think that it doesn't serve a purpose because it is dealing with the time that has already gone by. But the whole purpose is to understand the present better, and to take lessons so as to have a better future. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, without wasting any more time, let's begin with the quiz. Why is the Regulating Act 1773 regarded as being of great constitutional importance? Uh, है the first step taken by the East India Company to control and regulate Indian affairs. दूसरा statement है recognize for the first time the political and administrative functions of the British government with respect to India. और तीसरा statement है it laid the foundations of central administration in India after the decline of the great Mughals. आपको पता ही होगी ऐसा हुआ था, एंड वी नीडेड अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस ऑल टुगेदर, जबकि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया, एंड things were in shambles, and that is when the British decided to impose their system on us. तो इसमें जो स्टेटमेंट है इसको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सही नहीं है. इट वॉजेंट द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंडियन अफेयर्स. ये नहीं सही है. इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस नॉट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको ये समझनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और कई इनफैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग पार्स जो भारत में आए थे और ट्रेड कर रहे थे, इनिशियली commercial था. It was to make profits through trade and sort of repatriate those profits to their respective countries. लेकिन धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फुटहोल्ड और स्ट्रॉन्ग किया, तो ये जो पूरा कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस था, इसने यहीं से आप कहेंगे इसकी नींव यहीं से स्टार्ट हो गई. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, केवल हमारा ये इकोनॉमिक और रेवेन्यू जनरेटिंग फंक्शन नहीं है, एक्चुअली हम लोग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी देखेंगे अब. तो इस चीज सकते हैं कि यहाँ से हुई. जवाब सी हो जाएगा, 3. What is not correct about the Regulating Act 1773? Before I get on to this question, two things that you need to keep in mind when you're attempting any quizzes is, को बहुत ध्यान से पढ़िए. अब जैसे इस क्वेश्चन में बहुत साफ साफ लिखा है व्हाट इज नॉट करेक्ट. कई बार जब हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक चीज साउंड करती है, इनफैक्ट लगता है कि बताने की क्या जरूरत है, इट्स वेरी एविडेंट. बट द पॉइंट इज व्हेन यू आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, then many times I mean, this is just a simulation, but if you were doing this in real life, very often you miss out on that knot, and you look at the question and the option, you're like, हाँ ये तो मुझे पता है, and you mark whatever answer comes to mind, और what you think is correct. बट वो तब भी गलत कई बार इस वजह से हो जाता है कि शायद आपने सवाल का आशय ठीक से नहीं देखा है. Remember, and I think which we have emphasized from time to time, is that the nature of questions over the years has changed in competitive exams, in the sense that they no longer focus just on your absorption or rote learning capacity of facts. They also test how much understanding you have of the concept or of the turn of events in history.
और इसीलिए जब हम किसी एक्ट की बात करते हैं तो केवल उसमें ये नंबर कितना था या कब आई ये जरूरी होता है, बट उतना नहीं जितना कि शायद ये समझना कि वो एक्ट आई थी तो क्यों आई थी। तो जो आप देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, उसमें अब हाउ एंड व्हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एंड नॉट जस्ट व्हाट, वेयर एंड व्हेन। राइट। Question: What is not correct about the Regulating Act of 1773? The Governor of Bengal became the Governor General of India. तो ये सही नहीं है, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। तो नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा फर्क आया है, गवर्नर से गवर्नर जनरल। दूसरा है, द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बात सही है। द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा में हुआ 1773 में, ये गलत है, 1774 में हुआ था। फिर द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ये ठीक है। इंटर ये भी ठीक है। को अगर हम सीधे शब्दों में समझना चाहें, इंटरलोपिंग का मतलब होता है ये एक तरह से इंटरवीन ट्रेड भी। मतलब ये था कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसकी मोनोपोली चल रही थी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश ट्रेड विद इंडिया, but at the same time there were many private merchants or people who were trying to sort of digress from this monopoly and have their own trading ties or have their own trade flourishing with India, but that was completely prohibited, obviously for vested commercial interests of the company. क्वेश्चंस में जहां जहां आपको द कंपनी दिखे उसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से है। कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज्ड ओवर द कंपनी, ये भी गया था नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में 1 और 3 ये। अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, का स्टेटमेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ये गलत है। इट एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस पर हम आएंगे आगे कि क्या था। ये सही है, तो इसका आंसर बी आपका सही है। पिट्स इंडिया का था विलियम पिट्स द यंग पे, और ये एक्चुअली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस जमाने के जिनके नाम पर इस एक्ट को रखा गया था। Is correctly matched. The first is court of directors to manage the political affairs of the company, और दूसरा दिया है board of control to manage commercial affairs of the company। ये दोनों ही सही नहीं, आंसर सी है। दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। एक अच्छा mechanism या trick which I can share with you is that, remember, when you speak about directors you speak about a company in normal parlance। तो यहाँ पे भी जब आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो समझ लीजिए कि वो कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी बोलेगा, कमर्शियल अफेयर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करेंगे यानी कंट्रोल एक्सरसाइज करने की, तो हम पॉलिटिकल। इंडिया एक्ट कंसिडर्ड टू बी वेरी, स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला कि the company's territories in India were called British possessions in India for the first time। ऑब्वियसली ये बहुत सिग्निफिकेंट और सही बात भी है, ऐसा ही डिक्लेयर किया गया था इसमें, और इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट हो गई थी। ये है, कंट्रोल ओवर इंडिया वाज टू बी शेयर्ड बाय द कंपनी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं था। इनफैक्ट कंट्रोल जो था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो are seeing a transition. Firstly, the company did not remain only a trading company, it became responsible for politics and administration। और धीरे धीरे उसको भी पुश आउट किया, मतलब उसको रेलीगेट टू द बैकग्राउंड किया जा रहा है, और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारतीय अफेयर्स में बहुत प्रोएक्टिव हो रही थी इस टाइम पे। सही नहीं है।
द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो दिख रहे हैं, हमें करेक्ट चुनना है। पहला है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये सही नहीं है, इट वाज एक्चुअली द फाइनल स्टेप टुवर्ड of India had civilian powers including revenue administration, while the commander-in-chief of the company was responsible for military affairs. तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्हीं के सिविलियन पावर्स भी थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मिलाकर, और मिलिट्री पावर्स भी थे। तो दूसरा भी सही नहीं है। इसके अलावा द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ठीक है। फोर्थ of the government of Bombay and Madras were taken away, but legislative powers remained with law were called regulations and now they were to be called act. तो ऐसा ही हुआ था। Did that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs, and successors. This is also first but unsuccessful attempt to introduce open competition for the selection of civil servants. ये भी सही हुआ। वो है डी। और द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 was the last one passed by the company। ये गलत है, it was the last one passed by the British Parliament। दूसरा, it separated for the first time executive functions of the Governor General's Council। This is correct। The Governor General's Legislative Council came to be known as the Central Legislative Council, functioning as a mini parliament and adopting the same procedures as those adopted by the British Parliament. And the next one, legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring specific machinery and special process. Introduced and covenanted services were open for Indians also, again correct, and the company was to retain possession of Indian territories on trust for the British Crown. But unlike previous charters, there was no particular time period specified, and this clearly meant that the company's rule could be terminated any time by the British Parliament. ये भी सही है, और कंपनी जो थी वो थी इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे। और पहले क्या होता था कि एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड था, लेकिन अभी अब कोई टाइम पीरियड नहीं था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहता इस कंट्रोल को डिमिनिश या एलिमिनेट कर सकता था। तो on the Indian Civil Services in 1854, the correct answer here is D, none. It was actually Lord Macaulay। The Charter Act of 1853, for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council. This is correct. And the next one, of the six new legislative Governor General's Council, two were to be appointed by the governors of Madras and Bombay। ये सही नहीं है। इसका सही है ये कि of the six new legislative members of Governor General's Council, four were to be appointed by governors of Madras, Bombay, Bengal and Agra, चारों प्रेसिडेंसी से। अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक्ट बहुत ज़रूरी भी है और शायद रिलेटिवली आसान है टू लर्न अबाउट, बिकॉज आप 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, उससे आप रिलेट उस टाइम से कि उसके बाद क्या चेंजेस लाए गए, बिकॉज यू नो द ब्रिटिश आर विजिबली शेकन आफ्टर दैट सडन अपराइजिंग, एंड व्हाट ऑल चेंजेस डिड दे सीक टू ब्रिंग अबाउट टू सॉर्ट ऑफ मेंटेन देयर फुटहोल्ड इन इंडिया, वो आपको इससे पता चलता है। पहला
Officially, it was known as the Act for Better Governance of India. No, it was officially known as the Act for the Good Government of India. Second, and Court of Directors was abolished. Yes, ऐसा हुआ था. Third है Viceroy was direct representative of the Secretary of State for India. ये गलत है. The Viceroy was to be the direct representative of the Crown in India. Council of India was only an assisting body for the Viceroy. इसका सही जवाब है that the Council of India was only an assisting body for the Secretary of State. That did not alter in any substantial way the system of colonialism that prevailed in India. So, no matter how much you would call it an act for the good government of India, the only good that was flowing at that point in time was to the British and not to native. About the Secretary of State for India, इसमें इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको सही चुनना है. तो सबसे पहले द ऑफिस इन कैलकाटा वाज कॉल्ड द इंडियन ऑफिस. नो, इट वाज द ऑफिस इन लंदन व्हिच वाज कॉल्ड द इंडिया ऑफिस. Complete authority and control over Indian administration. It was the Secretary of State for India was a member of the British cabinet, correct. Fourth, responsible to the British Parliament, again correct. Had a 15 member council of India, this is also correct. यहाँ पे सही जवाब है B, 2 3. Administrative policy that led to the acts of 18 and 1909. डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं. तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, या ऐसा था. कंसोलिडेशन, yes, they were looking to consolidate and sort of strengthen their rule. The third one, cooperation of Indians in administration of their own country. Yes, it course the motive again is questionable because आपने देखा जिसे एक टोकनिज्म होता है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट होता है, और काफी टाइम तक एक्ट्स में जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट किया जा रहा था वो टोकनिज्म था कि ठीक है, यू नो, वील शो टू द वर्ल्ड दैट यू नो वी आर आल्सो इन्वॉल्विंग इंडियंस इन. It may, they may be coming from a particular class, they may not be representing all the people. So स्टिल बी लॉयल टू द क्राउन, लेकिन थे वो इंडियंस, तो ऐसा लगता था कि इंडियंस रिप्रेजेंट पॉलिसी ऑफ फोर्स एंड कंसेंट. ये पीछे प्रैग्मेटिक पॉलिसी ऑफ फोर्स एंड कंसेंट को आप कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं कि को पनिश करेंगे, दूसरी तरफ आप उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे. तो इंसेंटिव मतलब कैरेट और पनिशमेंट मतलब स्टिक, तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. Rule ये सही था, as with a lot of policies that were brought in by the British. Indian Councils Act of 1861 regarded as an important landmark in the constitutional and political history of India. तो ये समझना है कि ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट थी, ये किस तरह किया द कोर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री. कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कौन which of the statements are correct. The first one is nomination of some Indians by the Viceroy as non-official members. This is correct. There were three people. The first one was the Raja of Banaras, the second one was the Maharaja of Patiala, and the third one was Dinkar Rao. The second is it reversed the centralizing tendency that had started with the Regulating Act of 1773 and which reached its climax in the Charter Act of 1833. तो इन्होंने काफी इसको चेंज किया, और इनफैक्ट जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, उन्हें रिस्टोर किया गया. तो राइजिंग के चक्कर में उन्हें वापस ले लिया गया था.
तीसरा वाला, क्रिएशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। ईयर वाइज अगर आप देखना चाहें तो बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1866 में, और पंजाब में 1897 में। System was introduced by Canning. A number of viceroys, a member of the viceroy's council could be made in charge of one or more departments. तो ये portfolio system था. It empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of legislative council during emergency. Duration of these ordinances was only 6 months. और ये इनकी लाइट में आप देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। 1892, तो दिए पहला दिया, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अभी तक क्या हो रहा था, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चल रहे थे। इस एक्ट ने इंक्रीज नहीं किया ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी। देखा जाए, इट इट जस्ट मेंटेन्ड द मेजोरिटी ऑफ। बाद जो सेकंड वाला है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर गिवन द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, ऐसा बिल्कुल था। तीसरा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड नॉट एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, ये सही नहीं है। इट कुड क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिस मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन of the non-official seats both in central and provincial legislative councils. लेकिन बात यह है कि जो वर्ड इलेक्शन है उसको नहीं यूज किया गया, उसकी जगह एक्ट में जो वर्ड यूज किया गया वो था नॉमिनेशन मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, उन्होंने कहा पे नॉमिनेशन। इज अबाउट द एक्ट ऑफ 1909, या जिन्हें हम मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज करेक्ट अबाउट दिस एक्ट? पहला स्टेटमेंट है, obtained in Central Legislative Council. Legislative councils were to have non-official majority. This is time Association of Indians with Viceroy's Executive Council. ये भी सही है। The fourth one, Surendra Nath Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council as law member. ये सही नहीं है। जो थे पहले लॉ मेंबर इस सिनारियो में, वो एक्चुअली थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। To join the Viceroy's Executive Council as law member. And representation of presidency corporations, chambers of commerce, universities and zamindars, ये सही है। ये खुद महसूस करेंगे, कई बार क्वेश्चन फॉर्म में चीजें रिटेन करना और आसान रहता है। एंड वी होप दैट दिस डज द जॉब फॉर यू। बनाए गए थे, एंड ऑल क्रेडिट टू हिम। आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कि कोई सजेशंस हैं या आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिएगा, एंड वील मेक श्योर टू कीप योर फीडबैक इन माइंड आगे वीडियोस बनाते समय भी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।